हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह सेशन हम 68th बीपीएससी मेंस के लिए रन कर रहे हैं और इस सेशन में अगेन मैं एक इम्पॉर्टेंट साइंस और टेक्नोलॉजी का टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करूंगा एंड दैट टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि हम ये जो कोर्स रन कर रहे हैं उसमें हम हर एक सब्जेक्ट से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उसके आपको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से एग्जाम में उसे लिख पाए। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि आखिर यह बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, आखिर बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो अगर इसका नाम अगर आप देख रहे हो तो हियर बायो मीन्स लिविंग एंड टेक्नोलॉजी मीन्स सिंपल सा है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी को अप्लाइड किया जाता है फॉर मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स और फॉर मेकिंग न्यू प्रोसेसेस फॉर द स्पेसिफिक यूज, देन दैट प्रोसेस और दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स application of living organism plus application of technology to make new products or processes for specific uses। सो अगर सिंपल लैंग्वेज में हमको बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है तो आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस टेक्नोलॉजी का जब हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, फॉर मेकिंग स्पेसिफिक प्रोसेसेस और for the modification in particular products, then that technology is called biotechnology। हालांकि इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, जिसके आर्टिकल 2 में मेंशन किया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली अ ब्रॉड एरिया ऑफ बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स लिविंग सिस्टम्स एंड ऑर्गेनिज्म to develop or make new products or any technological application that uses biological systems, living organism or their derivatives thereof to make or modify products or processes for a specific use। तो इसका भी डिफिनेशन ऑलमोस्ट वही है कि यह एक ऐसा एरिया है बायोलॉजी का जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ही ब्रॉड लेवल पे यूज होता है और उसका टेक्नोलॉजी का प्लस बायोलॉजी इन द सेंस कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके नए प्रोडक्ट्स को डिवाइस किया जाता है, नए प्रोसेस उसमें डिवाइस किए जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है फॉर दियर स्पेसिफिक यूज एंड दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। सो आप सिंपल डिफाइंड करें, बायोटेक्नोलॉजी इज व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस टेक्नोलॉजी is biotechnology। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं एक साथ ताकि एक नया प्रोडक्ट बनाया जा सके या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए या फिर कोई नया प्रोसेस आपको डिवाइस करना है फॉर एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज, देन दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अगर अब हम बात करें कि आज के जो मॉडर्न टाइम है उसमें बायोटेक्नोलॉजी को कितने ब्रांचेज के अंदर में स्टडी किया जाता है, तो बायोटेक्नोलॉजी को आज मॉडर्न टाइम्स में 5 ब्रांचेज के अंदर में स्टडी किया जाता है फॉर वेरियस स्पेसिफिक यूज। आप बात करें इन 5 ब्रांचेज का, दिस 5 ब्रांचेज आर ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। इन सब का स्टडी किया जाता है अंडर डिफरेंट सेगमेंट्स फॉर स्पेसिफिक यूज दैट हेल्प अस फाइट अगेंस्ट हंगर, डिजीजेज, प्रोड्यूस मोर सेफली, क्लीनली एंड इफिशिएंटली, रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड सेव एनर्जी। अब यह जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम अलग अलग ब्रांचेज के अंदर में स्टडी करते हैं उसका अपना अपना स्पेसिफिक यूज है। अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो आज बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ह्यूमन का स्टडी किया जाता है, उनके जीन का स्टडी किया जाता है, उनके जो अंदर में प्रॉब्लम्स है, जो डिजीजेज हैं, वेरियस डिजीजेज हैं, उनका स्टडी किया जाता है और उसी के हेल्प से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से और टेक्नोलॉजी के हेल्प से स्पेसिफिक ड्रग्स बनाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प से इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं,
कैसे इन्वायरमेंट जो क्लाइमेट चेंज है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब बातों का स्टडी इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हो सकता है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जो फार्मा इंडस्ट्री है, आज डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं फॉर द मासेस, फॉर द पीपल, फॉर स्पेसिफिक यूज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जिस समय पैंडेमिक का दौर चल रहा था, तो इसी इंडस्ट्री ने वैक्सीन का भी डिवाइस किया। अगर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो एनिमल प्रोडक्ट्स को कैसे इन्हांस किया जाता है, या कैसे अगर कोई मिल्क एनिमल से हमें मिल्क मिलता है तो कैसे उस मिल्क जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उन्हें कैसे लंबे समय तक उसे हेल्दी बना के रखा जा सकता है, दैट इज ऑल्सो स्टडीड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट्स का ग्रोथ कैसे हो सकता है, कैसे क्रॉस ब्रीडिंग हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन कैसे हो सकता है, इन सब का स्टडी किया जाता है अंडर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं बायोटेक्नोलॉजी को, जिसका अपना अपना अलग एरिया में स्पेसिफिक यूज है। अगर अब हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का, तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हर एक फील्ड में अलग अलग है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे फूड सेक्टर में हो, हर एक चाहे इन्वायरमेंट में हो। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है वो काफी ज्यादा वाइड है और ब्रॉड यूज है हर एक सेक्टर में। अगर आप एग्रीकल्चर सेगमेंट की बात करें कि एग्रीकल्चर में क्या यूज है, तो एग्रीकल्चर में भी नए वैक्सीन्स डेवलप किए जा रहे हैं फॉर इंजेक्टिंग एंटीजेनिक प्रोटीन्स इनटू जीएम क्रॉप्स। चाहे वो आप जीएम क्रॉप्स आप कह सकते हैं, जो बीटी ब्रिंजल हो या बीटी कॉटन हो, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ये सब डेवलप किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें अब क्या होता है कि जो नए जीन्स होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम ट्रांसफरेबल पैथोजिन will activate and immune will be great help in dealing such disease। अब बहुत सारे होते हैं कि जो आजकल प्लांट्स होते हैं वो उसमें बहुत सारे पैथोजिन्स लग जाते हैं, वायरस उस पर अटैक कर देते हैं, बैक्टीरियाज लग जाते हैं, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से उन्हें क्या किया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन लाया जाता है, उनके जीन को मॉडिफाई किया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हैं और उनको पैथोजेनिक अटैक से भी बचाया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे जेनेटिकली जो भी मॉडिफाइड क्रॉप्स है, जीएम क्रॉप्स ले लीजिए या फिर बीटी कॉटन ले लीजिए, या फिर आपको अगर 1960s के दौरान जो ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह लॉन्च किया गया था, आप देख सकते हैं उसमें क्या आया था, HYV सीड्स आए थे, HYV हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स डेवलप किए गए थे व्हीट के। इसमें भी क्या था, बेसिकली इसमें भी जीन का मॉडिफिकेशन था, जो हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स डेवलप किए गए थे, जिससे कि जो ग्रोथ है, इल्ड है, वो काफी ज्यादा ग्रो करेगा। हाँ, हालांकि इनके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिससे कि खेत का नेचुरल फर्टिलिटी कम होने लगता है और भी अदर साइड इफेक्ट्स इसको देखने को मिलते हैं। एंटीबायोटिक्स डेवलप हो सकते हैं। प्लांट्स आर यूज्ड टू क्रिएट एंटीबायोटिक्स बोथ फॉर ह्यूमन एंड एनिमल यूजेस। जैसे आप बात करें कुछ जो काफी फेमस प्लांट्स है, जैसे नीम है, तुलसी है, इन सब का यूज करके एंटीबायोटिक्स डेवलप किया जाता है। आप चूंकि अब ये डेवलप कैसे होगा, तो अगेन यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आता है। तो प्लांट्स का यूज करके डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक्स डेवलप किए जाते हैं। बायोफ्यूल, अब बायोटेक्नोलॉजी ही यह पॉसिबल कर पाया है कि बायोफ्यूल को डेवलप किए जा सके। बायोटेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल टू यूज एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक एज बायोफ्यूल्स, दैट्स वाई we have started ethanol blending this biofuel, this biotechnology made possible this ethanol blending। अब हम क्या कर रहे हैं, इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं, और ये इथेनॉल हम ला कहां से रहे हैं, तो बेसिकली हम ला रहे हैं एग्रीकल्चर जो फीड स्टॉक्स है उससे हम इसको जनरेट कर रहे हैं। तो इसका काफी ज्यादा वाइड एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब और भी इसका एप्लीकेशन है, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोडक्शन, इनके रिप्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। इनहांसिंग प्लांट एंड एनिमल बिहेवियर बाय ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक क्रॉस पॉलिनेशन, ग्राफ्टिंग, क्रॉस ब्रीडिंग इज टाइम कंज्यूम्शन। पहले भी होता था, इनके प्रोडक्टिविटी को पहले भी बढ़ाया जाता था क्रॉस पॉलिनेशन करके, या एनिमल्स में क्रॉस ब्रीडिंग करा के, या फिर ग्राफ्टिंग के मेथड से। बट ये जो प्रोसेस थे वो काफी टाइम कंज्यूमिंग थे, उसमें काफी लंबा समय लगता था। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या कर दिया कि डायरेक्ट इसे
आसान कर दिया और जो टाइम कंज्यूमिंग था उसे कम कर दिया। अब डायरेक्ट उसमें इंजेक्ट किए जा सकते हैं वैक्सीन, डायरेक्ट जीन को मॉडिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा ऑक्सीटोसिन के बारे में। इसका यूज जो एनिमल सेक्टर में जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते थे उसके मिल्क के जो अमाउंट है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता था, डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता था ऑक्सीटोसिन। हालांकि इसके यूज को बैन कर दिया गया है, यह सिर्फ अब फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है, फार्मा इंडस्ट्री में। लेकिन इसी तरीके से क्या किया जाता था उनमें, जो अगर ऐसा कोई प्लांट है या कोई एनिमल है जिसमें कोई पर्टिकुलर जीन डिफेक्ट हो चुका है, डिफंक्ट हो चुका है, तो उसे रिमूव करके या फिर नए जीन जो फॉरेन जीन है उसे इंट्रोड्यूस करके उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन है, ये बेसिकली क्या करता था, जो एनिमल्स होते थे उनमें जो मिल्क होता था उसकी यील्डिंग को वो बढ़ा देते थे। पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस क्रॉप एक टेक्नोलॉजी होता है बायोटेक्नोलॉजी में, हम जिसे बोलते हैं राउंड अप रेडी टेक्नोलॉजी। अब ये इस टेक्नोलॉजी में क्या होता था कि जब हम खेती करते हैं, जब किसान खेती करते हैं तो फसल के साथ साथ बहुत सारे वीड्स भी डेवलप हो जाते हैं, उगने लगते हैं। तो जब पहले जो सिस्टम था उसमें क्या होता था कि जब आप छिड़काव करते थे पेस्टिसाइड्स वगैरह का तो उसमें क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाते थे वीड्स के साथ साथ। अब राउंड अप टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसमें क्या हो रहा है कि अब सिर्फ वीड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्रॉप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, कि अब बायोटेक्नोलॉजी ने ये भी पॉसिबल बनाए हैं कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स है उसको इनरिच किया जा सके। जैसे एक मेथड है, आपने सुना भी होगा, फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन, इसमें क्या होता था कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स है, उनमें न्यूट्रिएंट को इनरिचमेंट किया जाता था। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, इसमें क्या किया गया था, विटामिन ए को इनरिच किया गया था विद द हेल्प ऑफ न्यू जीन्स, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो कह सकते हैं कि जो आपका न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन है, कि जो आपके नॉर्मल फूड प्रोडक्ट्स है उसमें अगर न्यूट्रिएंट की कमी है तो बाहर से भी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें इंजेक्ट किया जा सकता है। फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू उसे इन्हांस किया जा सकता है उसके न्यूट्रिएंट लेवल को। उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है गोल्डन राइस का, जिसमें विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया गया। मैन्युफैक्चरिंग पावर फाइबर्स, अब इसके हेल्प से जो फाइबर्स है अच्छे क्वालिटी के फाइबर्स डेवलप हो रहे हैं। स्पाइडर सिल्क स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर नोन टू मैन, स्ट्रॉन्गर देन केवलार। अब ये जो स्पाइडर फाइबर सिल्क फाइबर बना है, जो कि सबसे इससे पहले केवलार को, जो केवलार है उसको सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर माना जाता है, बट बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अब स्ट्रॉन्ग फाइबर भी डेवलप हो रहे हैं। अब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करके यहाँ पे क्या यूज है भैया इसका, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, चूंकि अगर एग्रीकल्चर में यूज है तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी यूज होगा। जैसे इंप्रूव एडिबिलिटी, टेक्सचर एंड स्टोरेज ऑफ फूड। अब क्या हो रहा है कि अब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अब फूड्स को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। पहले वो बहुत जल्दी अर्लियर डिस्ट्रॉय हो जाते थे, लेकिन अब बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स का हम लोग इंटरनेशनल शिपमेंट भी करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, शिपमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर बहुत लंबा समय लगा और कोई पेरिसेबल गुड है, कोई जो ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट है जो 1 से 2 दिन में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खाने लायक नहीं रह जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, हम लोग उसमें मॉडिफाई करते हैं, उसके जीन में मॉडिफाई करते हैं, देन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्रिवेंट अटैक बाय वायरस, बैक्टीरिया ऑन फूड, स्पेशली द डेयरी प्रोडक्ट्स। क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है 1 to 2 डे के बाद वो खाने लायक नहीं रह जाते हैं, तो अगेन यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इनको लंबे समय तक बनाने के लिए इनमें जीन मॉडिफिकेशन किया जाता है, इन्हें स्टोर किया जाता है ताकि ये लंबे समय तक बने रहे। प्रोड्यूस एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट टू डिस्ट्रॉय द अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि फूड प्रोडक्ट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ जाते हैं उस पर क्या करता है, जो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट डालता है ताकि उन्हें बचाया जा सके बैक्टीरिया से। प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोटॉक्सिन्स, अब इसी का यूज करके जो माइक्रोटॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं फूड प्रोडक्ट्स में उसे भी डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि वो खाने लायक रहे और कोई टॉक्सिसिटी जो कहते हैं वो ज़्यादा उसमें लेवल ना बढ़े। क्या क्या यूज है इन्वायरमेंट में, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो इन्वायरमेंटल सेक्शन है, अभी जो क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहे हैं,
इन सब में बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ बायोमेकर। अब ये क्या होता है, इन दिस इट हेल्प्स मेजर द लेवल ऑफ डैमेज caused or exposure of the toxic or pollution effect caused. It relate connection between oil and its sources. अब क्या करता है कि यह लेवल जो कितना डैमेज हुआ है, आखिर बायोमेकर का काम क्या है कि यह मेजर करता है, मेजर लेवल ऑफ डैमेज, लेवल ऑफ डैमेज। अक्सर ऐसा होता है कि जब शिपिंग वगैरह होते रहते हैं बड़े बड़े समुद्र से, तो कभी कभी ऑयल स्पिल हो जाता है, ऑयल उसमें से लीक कर जाता है, जिसके कारण वो पूरे वाटर बॉडी पे ऑयल जो है स्प्रेड कर जाता है, जिसके कारण से एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा उनको हार्म होता है। बहुत सारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे इस बायोमेकर का यूज किया जाता है कि कहाँ से ऑयल स्पिल हुआ है और कितना डैमेज हुआ है। तो एक मेजर करने के लिए, इन्वायरमेंटल डैमेज को मेजर करने के लिए इस बायोमेकर का यूज किया जाता है। बायोरिमीडिएशन, प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप द हजार्डस सब्सटेंसेस इनटू नॉन टॉक्सिक कंपाउंड इज कॉल्ड बायोरिमीडिएशन प्रोसेस। अब जो हजार्डस सब्सटेंसेस है उनको क्लीन करने के लिए, उन्हें नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में, कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए दिस बायोरिमीडिएशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्या किया जाता है, चेंज ऑफ कंप्लेक्स कंपाउंड टू सिंपल नॉन टॉक्सिक और वे अदर अराउंड इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, टॉक्सिक कंपाउंड है, उसे ब्रेक करती हैं। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें बायोलॉजिकली जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं, उसे क्या करता है, ये पहले ब्रेक करता है, उसको सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ता है, देन उसे वह डिस्ट्रॉय करता है। इट इज यूज मेनली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स वेयर टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड टू बायो प्रोडक्ट्स। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहां पे इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस स्पेशली जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे इसका यूज काफी ज्यादा होता है। तो वहां पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसे वो ब्रेक करता है और देन उसे मॉडिफाई करता है सिंपल कंपाउंड में, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में। मेडिसिन में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर कहीं जितने भी सेक्टर हम देख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर वाइड यूज और इंपॉर्टेंट यूज अगर है बायो टेक्नोलॉजी का तो मेडिकल सेक्टर में है। मेडिकल सेक्टर में यह एक सपोज कर लीजिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका जो यूज है, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग डिफरेंट डिजीजेज। डायग्नोसिस पर्पस के लिए या बहुत सारे डिजीज को क्योर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आज बहुत सारे जो ऐसे डिजीज है जो अनक्योरेबल थे पहले, अब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से नए ड्रग्स का डिवाइस किया जा रहा है, नए नए मेथड्स यूज किए जा रहे हैं जिसके हेल्प से अब उन्हें ट्रीट करना, डायग्नोस करना इजी हो गया है। जैसे हम बात करें बायोफार्मास्यूटिकल्स। अब ये बायोफार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स मेडिसिन डेवलप किए जाते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से इसमें कॉम्प्लेक्स मेडिसिन आपको डेवलप किए जाते हैं। इसमें भी ये जो बायोफार्मास्यूटिकल्स होते हैं इसमें दो टाइप्स के मेडिसिन डेवलप होते हैं, इनोवेटर बायोलॉजिक्स और एक होता है आपका बायोसिमिलर्स। ये ओरिजिनल मेडिसिन होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो फर्स्ट टाइम में बनाया जाता है, दिस इज ओरिजिनल। ये ओरिजिनल मेडिसिन होता है, इसकी इफिकेसी काफी ज्यादा हाई होती है। ये बायोसिमिलर्स आर ऑल्सो सिमिलर टू बायोलॉजिक्स बट नॉट आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं कि जितना इसका इफिकेसी है उतना भी इसका भी इफिकेसी सेम होता है, बट ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो क्या किया जाता है बायोफार्मास्यूटिकल्स, बेसिकली क्या हुआ कि इसमें क्या किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके और टेक्नोलॉजी का यूज करके कॉम्प्लेक्स जो ड्रग्स वगैरह होते हैं उसको डेवलप किया जाता है ताकि जो बहुत सारे जो डिजीजेज हैं उसे आसानी से क्योर किया जा सके। इसमें दो तरीके से ड्रग्स डेवलप होते हैं, एक इनोवेटर बायोलॉजिक्स कहलाया जाता है जो कि ओरिजिनल ड्रग्स होता है, एक ओरिजिनल का ही कॉपी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बायोसिमिलर्स। बायोसिमिलर्स ये एग्जैक्ट सिमिलर होता है इनोवेटर बायोलॉजिक्स के, बट आइडेंटिकल नहीं होता है, एकदम सेम नहीं होता है, लेकिन इफिकेसी दोनों की सेम होती है।
उसके बाद हम क्या बात करते हैं जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी, अब यह एक ऐसा टेक्निक है जीन थेरेपी जिसमें अलग टाइप के जो आपको सिस्टम है, जैसे आप कह सकते हैं जीन, इसे हम जीन टेस्टिंग भी बोलते हैं, जीन टेस्टिंग, या फिर डीएनए का मॉडिफाई करके जो जीन हमारे होते हैं उसे मॉडिफाई करके इसमें हमारे जो भी क्योरेबल, जो अनक्योरेबल डिजीज हैं उसमें क्या किए जाते हैं जीन थेरेपी में। जो अगर कोई सपोज कर लीजिए कोई ह्यूमन बींग है, उसके अंदर में कोई ऐसा जो जीन है जो डिफंक्ट हो चुका है, जो अब क्योर नहीं हो सकता, या तो आइदर उसे रिमूव कर दिया जाता है या फिर उसके जगह पे कोई नए जीन को वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि जो भी डिजीजेज है उसे क्योर किया जा सके। फिर फार्माकोजेनोमिक्स, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या है, यह 2 वर्ड से बना हुआ है, फार्माकोलॉजी, जस्ट वेट, फार्माकोलॉजी प्लस फार्माकोलॉजी एंड प्लस आपका जीनोमिक्स। फार्माकोलॉजी बेसिकली साइंस ऑफ ड्रग्स and this genomics is a study of जीन। अब क्या होता है फार्माकोलॉजी, फार्माकोजीनोमिक्स में, कि पहले हम फार्माकोलॉजी मतलब साइंस ऑफ ड्रग्स को स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ हम जीन को भी स्टडी करते हैं। मेडिकल सेक्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि एक यहाँ पे टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि वन साइज फिट्स ऑल, कि एक ही मेडिसिन सबके लिए अप्लीकेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। सबका जीन अलग अलग होता है, सबका डीएनए में अलग अलग टाइप के मेथड्स पाए जा सकते हैं, सबको एक ही ड्रग सूट नहीं कर सकता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब कोई एक ही ड्रग लेते रहता है तो उसको रिएक्शन भी कर जाता है। हर ड्रग हर व्यक्ति को सूट नहीं करता है। तो फार्माकोजीनोमिक्स में क्या स्टडी बेसिकली हम करते हैं कि जीन के अकॉर्डिंग, जीन के नीड के अकॉर्डिंग ही हम ड्रग को पहले स्टडी करते हैं, देन हम ड्रग्स को डेवलप करते हैं। तो याद रखना है कि फार्माकोजीनोमिक्स में होता क्या है, तो बेसिकली यह 2 टर्म से बना हुआ है, फार्माकोलॉजी प्लस जीनोमिक्स, जिसमें फार्माकोलॉजी पहले हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं प्लस साथ ही साथ उसके जीन को भी स्टडी करते हैं कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो उस जीन पे नहीं पड़ेगा, देन ओनली हम जो भी ड्रग्स है उसे डेवलप करते हैं। फिर आता आपका जेनेटिक टेस्टिंग। अब ये जो जेनेटिक्स टेस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका काफ़ी ज़्यादा वाइड यूजेज है। पेरेंटहुड को आइडेंटिफाई करने में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स में इस जीन टेस्टिंग का यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेडिकल सेक्टर्स में भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज है। इस जीन थेरेपी में 2 टाइप के जीन थेरेपी होते हैं। एक आप इसमें, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, जीन थेरेपी में सोमाटिक जीन थेरेपी होता है, सोमाटिक जीन थेरेपी, एंड another one is germline जीन थेरेपी। ये 2 टाइप के आपके जीन थेरेपी होते हैं। अब इस सोमाटिक जीन थेरेपी में क्या होता है कि जो इसका इफेक्ट होगा, अगर किसी पे इस थेरेपी का यूज करके, सोमाटिक जीन थेरेपी का जो सोमाटिक सेल्स होते हैं आपके बॉडी में, अगर उसका यूज करके अगर आप किसी चीज़ को ट्रीट करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, तो इसका जो इफेक्ट है वह नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर नहीं होता है। इफेक्ट नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। बट जर्मलाइन जीन थेरेपी में क्या होता है कि इसका इफेक्ट जो है वह नेक्स्ट जनरेशन पे भी ट्रांसफर होता है, नेक्स्ट जनरेशन पे भी ट्रांसफर होता है। तो दीज आर द बेसिकली द यूजेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अब बात करते हैं टाइप्स। अब इसके जो टाइप्स है वो कलर कोडेड है, मतलब कलर के बेसिस पे इसको डिफरेंट टाइप्स में बायोटेक्नोलॉजी को बांटा जाता है। जैसे हम पहले अगर बात करें तो रेड बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज द हेल्थ ब्रांच एंड रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू द बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन
for development of more than 250 vaccines and medications such as antibiotics, regenerative therapies and production of artificial organs। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, तो यह बायोटेक्नोलॉजी का वैसा ब्रांच है जो हेल्थ से रिलेटेड है। न्यू ड्रग्स को डिवाइस करने से, नए ऑर्गन को, आर्टिफिशियल ऑर्गन को डेवलप करने से, जो रीजनरेटिव थेरेपीज है उसको डेवलप करने से। तो बेसिकली अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज रेड बायोटेक्नोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट डील्स विथ हेल्थ सेक्टर इज रेड बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, नाम से ही आप देख सकते हैं, इट इज यूज्ड बाय मोर देन 13 मिलियन फार्मर्स वर्ल्ड वाइड टू फाइट पेस्ट एंड नरिश क्रॉप्स एंड स्ट्रेंथन देयर देम अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपको सिंपल सा है कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज रिलेटेड विथ इंडस्ट्रियल ब्रांच। येलो बायोटेक्नोलॉजी, अगेन दिस इज रिलेटेड विथ फूड प्रोडक्शन, जो फूड सेक्टर है उससे रिलेटेड है आपका फूड सेक्टर, उसके वेरियस एस्पेक्ट से रिलेटेड है आपका येलो बायोटेक्नोलॉजी। अनदर वन ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, अब नाम देखिए ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, दिस एक्सप्लॉइट्स मैराइन रिसोर्सेस टू ऑब्टेन एक्वाकल्चर, कॉस्मेटिक्स एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली दिस इज रिलेटेड विथ मैराइन सेक्टर। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, its purpose is the conservation and restoration of contaminated natural ecosystem through mentioned above bioremediation process। तो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, दिस इज रिलेटेड विथ इकोलॉजिकल सिस्टम। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ऑल्सो नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग biological information especially that related to DNA, amino acid and sequence। तो गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली इज रिलेटेड विथ योर डीएनए, और सिंपल सा एक शब्द में कहे तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से यह रिलेटेड है। आप देख सकते हैं इस कलर कोड के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। रेड बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड विथ हेल्थ, मेडिकल, डायग्नोस्टिक। येलो बायोटेक्नोलॉजी फूड बायोटेक्नोलॉजी या न्यूट्रिशन साइंस। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी एक्वाकल्चर, मैराइन बायोटेक। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है। ब्राउन एरिड जोन एंड डेजर्ट बायोटेक्नोलॉजी। डार्क बायोटेक्नोलॉजी बायोटेररिज्म, इसमें बायोवेयर का भी जो डार्क बायोटेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हैं कि अब फिजिकल वार नहीं, अब बायोलॉजिकल वार होते हैं। लोग ऐसे ऐसे, इस कोरोना जो आया था, जो कोरोना पैंडेमिक आया था, बहुत लोगों ने क्लेम किया था कि बेसिकली यह बायोलॉजिकल वेपन है। तो दिस जो डार्क बायोटेक्नोलॉजी से नाम इसीलिए दिया गया है कि यह बायोटेक्नोलॉजी का डार्क साइड है, मतलब इसका निगेटिव यूज किया जा रहा है। पर्पल बायोटेक्नोलॉजी पेटेंट्स, पब्लिकेशन, इन्वेंशन से रिलेटेड है। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी जीन बेस्ड बायो इंडस्ट्री है, जिसका भी हम जस्ट स्टडी कर रहे थे। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स और नैनो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी आपका फर्मेंटेशन एंड बायो प्रोसेस से रिलेटेड है। तो ये डिफरेंट ब्रांचेज है जो कलर कोडेड है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, क्या क्या एडवांटेज है बायोटेक्नोलॉजी का। तो दिस बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, वेस्ट टू रिवर्स कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल डैमेज, कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसे रिसाइकल करने में और इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करने में हेल्प करता है। क्रिएटिंग हेल्दियर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्ट्स दैट बूस्ट न्यूट्रिशनल एंड कम्बाट फूड इनसिक्योरिटी, जैसा कि हमने जस्ट अभी पीछे डिस्कस किया कि किस तरीके से यह फूड फोर्टिफिकेशन करता है, कैसे यह न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट करता है और कैसे यह हंगर को कंट्रोल करेगा। ट्रीटिंग डिजीजेज इन चिल्ड्रेन बिफोर दे आर बॉर्न बाय अल्टरिंग देयर जीनोम्स, कि जो भी बच्चे हैं जिस समय वो जन्म से पहले ही अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो उनके बर्थ से पहले ही उसके जीनोमिक्स में चेंज करके, अल्टर करके, जीन को अल्टर करके उस चीज को ठीक कर सकते हैं। डिजाइनिंग मेडिसिन टू बूस्ट हेल्थ एंड लॉन्गिविटी ऑफ द पीपल, कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम नए कॉम्प्लेक्स ड्रग्स डेवलप कर पा रहे हैं जो इनक्योरेबल डिजीज को भी अब क्योर करने में सक्षम है। कटिंग कॉस्ट ऑफ फार्म सप्लाई सच एज पेस्टिसाइड्स,
while increasing crop yields and profits। जैसा कि हमने जस्ट देखा कि राउंड अप, जो हमने टेक्नोलॉजी देखा था, राउंड अप रेडी टेक्नोलॉजी, इससे क्या हो रहा था कि सिर्फ वीड्स जो होते थे उसे डिस्ट्रॉय किया जाता था, क्रॉप्स को बचा लिया जाता था। इससे क्या हो रहा है कि क्रॉप यील्डिंग भी बढ़ रही है और वीडिसाइड्स को कम भी किया जा सकता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? तो जैसा कि जस्ट हम लोग देख रहे थे कि अब फिजिकल वार नहीं, अब बायोलॉजिकल वार होते हैं, तो यह बायोलॉजिकल वारफेयर के रूप में भी यूज किया जा सकता है। पोटेंशियल एग्जिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेंस एंड एपिडेमिक्स, जिसे हम अभी जस्ट इस बार जो कोरोना हमारा आया था, तो बेसिकली ये क्या है, यह बायोलॉजिकल वारफेयर ही है, बायोलॉजिकल वेपन के रूप में ही है ये। डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, अब क्या हो रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन करते हैं तो जो नेचुरल चीज़ है, जो नेचुरल फर्टिलिटी है, वो भी तो कम हो सकता है ना। मोनोक्रॉपिंग और फार्मिंग ऑफ ओनली स्मॉल नंबर ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स could shrink the natural gene pool of species and make them less resilient and adaptable to sudden change। अब इतना ज़्यादा उसमें अगर जीन मॉडिफिकेशन होगा फूड प्रोडक्ट्स में या क्रॉप यील्डिंग में, तो हो सकता है कि जो उनका अपना नेचुरल अडेप्टेशन है उसमें चेंज आ सकता है। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अब बहुत ज़्यादा अगर जीन मॉडिफिकेशन होगा, कुछ ही प्रोडक्ट्स को ही यील्ड करने के लिए कहा जाएगा, तो हो सकता है सॉइल का नेचुरल फर्टिलिटी लॉस हो जाए। हाई कॉस्ट, अगेन ये जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इथिकल कंसिडरेशन है कि जीन मैनिपुलेशन रेजेज अ रेंज ऑफ इथिकल इशूज सच एज जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ ह्यूमंस, कि अब जो काम ये इथिकल ये है, इसलिए डिलेमा है कि जो काम पहले गॉड करते थे, मतलब कहने का सेंस है कि इस पे जो ह्यूमन जेनेटिक हम कर रहे हैं, ह्यूमन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो अब जो एक नेचुरल प्रोसेस था अब उसे आर्टिफिशियल ढंग से कर रहे हैं, तो इसमें इथिकल कंसर्न्स माना जाता है। सेफ्टी क्वेश्चंस है, इतना ज़्यादा जो भी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें स्टिल 100% श्योरिटी के साथ कहना है कि यह पूरा फुल प्रूफ है, ये अभी भी डाउटफुल है। तो सेफ्टी कंसर्न्स के लेके भी कि इतने ज़्यादा जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं या बायोलॉजिकल फूड डेवलप हो रहे हैं, क्या वो 100% फुल प्रूफ है, इस पर अभी भी कंसर्न है। अब बात करते हैं कि इंडिया और जो बायोटेक इंडस्ट्री है उसका क्या स्टेटस है। इंडिया कहाँ तक पहुँच पाया है इस बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कितना इसका कंट्रीब्यूशन है इन द इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्री में। अब बात करते हैं, इंडिया इज अमंग द टॉप 12 डेस्टिनेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड एंड थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन। अगर हम 2022 की बात करें, इंडियन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री क्रॉस 80.12 बिलियन, ग्रोइंग 14% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अगर 2022 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है इंडिया का, वह अप्रॉक्स $80 बिलियन का हो चुका है, जिसमें प्रीवियस ईयर से लगभग 14% का ग्रोथ दर्ज किया गया है। इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इज कैटेगराइज्ड इनटू बायोफार्मास्यूटिकल्स, जो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट इंडिया का कोई सेक्टर है, दिस इज द बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बायो एग्रीकल्चर एंड बायो आईटी एंड बायो सर्विसेज, दीज आर द फ्यू ब्रांचेज ऑफ इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी, जो कि इंडियन इकोनॉमी में इनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी का है तो इस बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है। अब हम बात करें बायोफार्मास्यूटिकल क्या है, क्या इसका स्टेटस है इंडिया में। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ लो कॉस्ट ड्रग्स एंड वैक्सीन इन द वर्ल्ड वाइड। अब जितने भी इंडिया में ड्रग्स हो रहे हैं डेवलप या अदर कंट्रीज में हो रहे हैं, अगर उनका कंपेयर कीजिएगा तो इंडिया में जो ड्रग डेवलप हो रहे हैं उनका कॉस्टिंग कम है एज कंपेयर टू अदर्स। प्लस सबसे अधिक वैक्सीन आपने देखा होगा पैंडेमिक के दौर में, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर सप्लायर ऑफ वैक्सीन। इंडिया ऑल्सो लीड इन बायोसिमिलर्स, जिसका भी हम बात कर रहे थे, विथ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बायोसिमिलर्स अप्रूव्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। ये जो बायोसिमिलर्स होते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक होता है इनोवेटर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स। तो जो बायोसिमिलर्स होते हैं उसको आइडेंटिकल तो नहीं कहा जा सकता है ओरिजिनल ड्रग के, बट उसका इफिकेसी सेम होता है और वह कॉस्ट जो उसका होता है वो काफी कम होता है, जो कि अफोर्डेबल होता है इंडिया में। बायो एग्रीकल्चर विथ nearly 55% of Indian terrain under agriculture and allied activities, India is one of the largest producer of BT cotton, जिसका हम बात भी कर रहे थे, and is the 5th largest area of organic agriculture land globally।
जो हमारे यहाँ अभी टाइम टू टाइम और बहुत लंबे समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की जा रही है। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, जहां पे लगभग इंडिया में 55% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर को डिवोटेड है और मोर देन अभी भी 50% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, तो वहां पे जो यह हमारा जो भी बायोलॉजिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स है उसका काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जैसे एक एग्जांपल है बीटी कॉटन का, अब बीटी ब्रिंजल को भी प्रोड्यूस किया जाने लगा है। बायो इंडस्ट्रियल, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल अक्रॉस द कंट्री, कि हमारा जो इंडस्ट्री है वहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, उसे ब्रेक डाउन किया जा रहा है और जब वो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं देन उन्हें डिस्पोज किया जा रहा है ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। बायो आईटी एंड सर्विसेज, इंडिया ऑफर्स ए स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी in contract manufacturing, research and clinical trials and is home to most US FDA foreign direct approved plants globally outside of the US। अब अगर सबसे ज्यादा अगर बायो आईटी सर्विसेज की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे अब इंडिया है इस एरिया में भी एक लीडर के रूप में इमर्ज हो रहा है। यूएसए के बाद अगर बात करें कि सबसे ज्यादा अगर बायो और आईटी सर्विसेज देने में ग्रोथ अगर कोई कर रहा है तो वह इंडिया है। चाहे वह आप देख सकते हैं कि मोर देन 5000 बायोटेक स्टार्ट हुए हैं, एस्टिमेटेड टू रीच 10,000 बाय 2025, 760 प्लस बायोटेक कंपनीज, 750 प्लस बायोटेक प्रोडक्ट्स इन मार्केट, 1 मिलियन स्किल्ड बायोटेक वर्कफोर्स, 4th लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर, जिसको हम इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जा सके। आपका बिहार में भी, बिहार पहला स्टेट है जिसने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को अप्रूव किया था और इसमें बिहार में भी बहुत ही व्यापक स्तर पे, बड़े स्तर पे इस पे काम किया जा रहा है। 5th लार्जेस्ट एरिया ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड एंड 7th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। अब देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा यह स्टार्टअप से स्टार्ट हो रहे हैं, नए कंपनीज डेवलप हो रहे हैं, बायो ट्रायल्स हो रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। तो बायो आईटी सेक्टर और जो सर्विसेज है इंडिया उसमें भी बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। अब इंडस्ट्री क्या बात करते हैं कि क्या सिनारियो है इंडस्ट्री का, बायोटेक इंडस्ट्री का। अभी जस्ट हम बात कर रहे थे कि 2022 में इसका जो वैल्यू है वह $80.12 बिलियन है और इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 तक यह अप्रॉक्स $150 बिलियन का हो जाएगा और 2030 तक यही इंडस्ट्री मोर देन अप्रॉक्स $300 बिलियन का बायोटेक इंडस्ट्री पहुंच जाएगा। राइज इन डोमेस्टिक डिमांड इज फ्यूल्ड इनिशिएटिव सच एज आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत अब हम क्या कर रहे हैं, अपना तो फुलफिलमेंट कर ही रहे हैं, जो ओवरसीज डिमांड है वो इंडियन वैक्सीन का हो, इंडियन ड्रग्स का हो, उसे फुलफिल किया जा रहा है, उसकी इफिकेसी को बढ़ाया जा रहा है ताकि उसका डिमांड और अधिक बढ़े, ताकि यह जल्द से जल्द जो हमारा टारगेट है उसे हम अचीव कर पाए। इंडियाज एक्सपोर्ट वैक्सीन टू ओवर 150 कंट्रीज लीडिंग डेस्टिनेशन। जब हम पैंडेमिक का दौर देख रहे थे तो उस समय इंडिया सबसे वन ऑफ द लीडिंग कंट्री था जो लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा था, अदर कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा था। Department of Biotechnology had funded 51 biotech Kisan hubs connecting Indian farmers with waste scientists and institutions, out of which 44 are operational। अब जिसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लगभग 51 बायोटेक किसान हब्स एस्टैब्लिश किया जिसमें अभी 44 ऑपरेशनल है। अब इसके हेल्प से क्या हो रहा है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अब वो फार्मर्स को दिया जा रहा है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जा रहा है और वो जो एग्रीकल्चर और एलीड इंडस्ट्री है उसमें बढ़ावा मिल सके। These hubs are located in 15 agro-climatic zones of the country and conducting activities in 169 districts। अगर यूनियन बजट 2023 की हम बात करें, गवर्नमेंट अनाउंसेस 500 new waste to wealth plant under Govardhan scheme will be established for promoting circular economy। These will include 200 CBG plants, including 75 plants in urban area and 300 community और क्लस्टर बेस्ड प्लांट एट इन टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ INR 10,000 करोड़ कि 10,000 करोड़ का हेल्प से जो गोवर्धन स्कीम है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को
ग्लैवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो रिसोर्स जो धन है, जिसमें हम लोग जो बायो प्रोडक्ट्स है उसे डेवलप कर रहे हैं एनर्जी के मेथड्स में, उसका यूज करके हम लोग फर्टिलाइजर्स अब डेवलप करने की बात कर रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट जो है मोर देन 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें डिफरेंट सेगमेंट में अलग अलग प्लांट्स का भी इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। इंडियाज बायो इकोनॉमी हैज ग्रोन 8 टाइम्स इन द लास्ट 10 ईयर्स। जो बायो इकोनॉमी है वह लगभग आप कह सकते हैं कि 8 टाइम्स बढ़ा है इन लास्ट 10 ईयर्स, फ्रॉम 10 बिलियन इन 2014 टू 80 बिलियन इन 2022। जहां 2014 में जो हमारा बायोटेक इंडस्ट्री था वह 10 बिलियन का ही था, आज 2022 में यह 80 बिलियन डॉलर का हो चुका है। और हमारा टारगेट है कि हम लोग 2025 तक इसे 150 बिलियन डॉलर का करें और 2030 तक इसे अप्रॉक्स 300 बिलियन डॉलर का करें। अगर इंडस्ट्री सिनारियो की बात करें, जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया भी था कि किस इंडस्ट्री का कितना परसेंटेज है, तो बायो फार्मास्यूटिकल का जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा इसमें रोल है। इसमें भी जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है, बायो फार्मास्यूटिकल्स ओवरऑल 68% है, जिसमें बायो जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 33% है, थेराप्यूटिक्स 13% एंड वैक्सीन्स वह 22%, जो सबसे ज़्यादा पैंडेमिक के दौर में इसका कंट्रीब्यूशन दिया गया था, पैंडेमिक के टाइम में। बायो एग्रीकल्चर 13% ओवरऑल, जिसमें बीटी कॉटन अकेले आपका 12% कंट्रीब्यूशन है। रेस्ट जो भी है बायो फर्टिलाइजर है या बायो पेस्टिसाइड्स है या बायो स्टिमुलेंट है 1%। बायो इंडस्ट्री की आप बात करें ओवरऑल 12% है, जिसमें बायोफ्यूल्स स्पेशली जो इथेनॉल है उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। एंजाइम्स 5% एंड बायो सर्विसेज अदर बायो सर्विसेज 7% है ओवरऑल। तो ये था हमारा बायोटेक्नोलॉजी से कुछ रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स थे जिसे मैंने कवर किया है। आई होप आपको अब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर मेंस में पूछा जाता है तो आप अच्छे से लिख पाइएगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह साइंस और टेक्नोलॉजी का सेक्शन जो है जिसे मैं कवर कर रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ अ न्यू टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।